नमस्कार। 9 देवियों के साथ मैं लावनी विनीत आप सभी का एक बार फिर से अपने इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि शक्ति उपासना का पर्व हम निरंतर बना रहे हैं, नव दुर्गा का महान रूप किस तरीके से शक्ति का प्रेरक है और इस धरती और प्रकृति को, धरती और आकाश को एक करता है, मानव और प्रकृति को एक करता है, मानव और ईश्वर को एक करता है, इस पर निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं। हर क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं किस तरह से शक्ति का स्वरूप बनी हुई हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से। आज भी हम जिस क्षेत्र को के बारे में आपके बीच जानकारी भी लेकर आए हैं, उससे जुड़ी हुई 9 देवियों को भी लेकर आए हैं। वो क्षेत्र इस वक्त सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है, शक्तिदायी माना जाता है, और वो क्षेत्र पत्रकारिता का है। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम सत्य की बात करते हैं, हम तथ्यों की बात करते हैं, हम प्रमाण की बात करते हैं, और इनको समेकित रूप से समेटने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है। महिला शक्ति इस क्षेत्र में किस तरह से अपना प्रभाव दिखा रही है, देवियां इस क्षेत्र में किस तरीके से प्रभाव दिखा रही हैं। कुछ ही देर में आपके साथ वो 9 देवियां होंगी जो अपने मन की बातों को आपके समक्ष रखेंगी, साझा करेंगी। लेकिन सबसे पहले जिस विषय को लेकर आज हम आपके बीच 9 देवियों में उपस्थित हैं, आइए उस विषय से जुड़ी हुई ये विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। मां के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। मां के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं। मां के हाथों में खड्ग, लौह शास्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माता रानी के विभिन्न स्वरूपों में से सबसे भयानक कालरात्रि माता के स्वरूप को माना जाता है। कहा जाता है कि कालरात्रि स्वरूप माता का वह स्वरूप है जिसके 3 नेत्र है। माँ के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के कई फायदे हैं। माँ कालरात्रि को बेशक उनके क्रोध के लिए जाना जाता है, पर वह हमेशा भक्तों का कल्याण करती है। माँ उनके भक्तों को रोग मुक्त करने के साथ कई वरदान भी देती है। यही वजह है कि माँ कालरात्रि को शुंभकरी भी कहते हैं। हम हर रोज आपको माँ के अलग अलग रूप को दिखाते हैं। आज माँ के एक ऐसे रूप को दिखाएंगे जो दिन हो या रात, धूप हो या शाम, आंधी हो या तूफान हो, हर हाल में अपने कर्तव्य को निभाती है। कलम की ताकत से पूरी दुनिया को साफ और सुरक्षित रखती है। हर गलत काम करने वाले इन देवियों से कांपते हैं, हर पापी इनसे दूर भागते हैं। तो ताकत ज्ञान की, ताकत कलम की, ताकत अनुभव की, ताकत उस शक्ति की जो हमें माँ दुर्गा से प्राप्त होती है। और देखिए 9 देवियां अब आपके बीच उपस्थित हो चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि आज हम कलम की देवियों के साथ इस विशेष कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इस कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मां शक्ति की आराधना कर लेते हैं और जोर से जयकारा लगा लेते हैं, बोलो साचे दरबार की जय। तो चलिए, आज के 9 देवियां, मैं खुद एक पत्रकार हूं, आपके सामने इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रही हूं और निरंतर आप मुझे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई एंकरिंग और संचालन करते हुए देखते रहते हैं। अपने मन के भावों को आपके बीच रखूंगी, लेकिन क्योंकि आज पत्रकारिता की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई मेरी सहभागियां भी आज जुड़ी हुई हैं, सहभागी जुड़े हुए हैं, अब उनका परिचय आपके सामने करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त आज 9 देवियों के कार्यक्रम में मैं लावनी विनीत आपके साथ हूँ, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं जानी मानी पत्रकार हैं अनीता
चौधरी जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं काजल साहू जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज इन 9 देवियों का हिस्सा बन रही हैं रूपम त्रिविक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रूपम जी। साथ ही साथ हमारे साथ अंशुल मजुमदार जी भी जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत। कुछ ही देर में दिव्या जी भी हमारे साथ होंगी, दिव्या जी का भी हम स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि युग पत्रकारिता का है और नए चेहरे भी हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए हमारे साथ इस वक्त वागीशा पांडे भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ वैष्णवी चौहान है, आपका स्वागत। और मीनाक्षी शयन भी हमारे साथ 9 देवियों में है, मीनाक्षी आपका भी स्वागत। सबसे पहले अनीता जी आपके पास आते हुए, जब हम शक्ति की बात करते हैं और जब हम कलम की शक्ति, ज्ञान की शक्ति की बात करते हैं, अनुभव की शक्ति की बात करते हैं, दिन रात हमारी ये शक्ति उन दानवों के लिए काम करती है जिसका अंत महिषासुर मर्दनी ने भी किया था, मां दुर्गा ने भी किया था। और क्योंकि ये उपासना ही शक्ति उपासना है, शक्ति उपासना का ये पर्व आपकी शक्ति अंतर्मन से क्या कुछ कहती है? देखिए पत्रकारों के साथ ये किया गया है, नौ दुर्गा को इसमें याद किया जा रहा है। कलम की ताकत की बात की जा रही है, तो कलम की ताकत को कहीं भी तलवार से कम नहीं आंकना चाहिए। पत्र कहीं उसका जो पूरा प्रभाव है, पूरा इम्पैक्ट है, तो वो प्रभाव है, पूरा इम्पैक्ट है, तो वो समाज पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। सोसाइटी का वो इम्पैक्ट जो है एक मास रेवोल्यूशन की तरह काम करता है और बदलाव के लिए वो ये बदलाव किस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप तलवार चलाते हैं तो दोनों तरफ से तलवारें चलती थी। आप देखते होंगे महिषासुर मर्दिनी में जब राक्षसों का नाश किया तो इधर से भी अस्त्र और शस्त्र की प्रहार हो रही थी और उधर से भी हो रहा था। उधर वाला विध्वंसक था, समाज के लिए नकारात्मक ऊर्जा के लिए वो लड़ रहा था। लेकिन माँ जब लड़ रही थी तो वो समाज में सात्विकता स्थापित करने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने के लिए लड़ रही थी। वैसे ही पत्रकारों को भी अपनी दिशा तय करनी होती है कि आप किस तरफ की पारी को खेलना चाहते हैं। आप उस पारी को खेलना चाहते हैं जिससे देश, समाज, राष्ट्र प्रभावित हो और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकासशील होते हुए एक नई परंपरा को गठित करे, एक नई पीढ़ी को एक स्वच्छ समाज दे, या उस तरफ जाना चाहते हैं जहां कंफ्यूजन हो, जहां पे एक असमंजस की स्थिति बनी हुई हो, नकारात्मकता जो है वो चारों दिशाओं में फैली हुई हो और समाज कहीं ना कहीं रसातल की ओर जा रहा है, परंपराएं विध्वंस की तरफ जा रही हैं। यानी निश्चित रूप से जो हमारी शक्ति है वो एक परसेप्शन क्रिएट करती है, और परसेप्शन पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा। और रूपम जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो बातें अनीता जी ने कही है वो बातें निश्चित रूप से सोचने वाली है। और आज जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तो देखिए पत्रकारिता में भी कहा जा रहा है कि ठीक है महिला शक्ति नजर आ रही है, लेकिन महिला शक्ति को भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है कि ये शक्ति उपासना का जो पर्व है, जिस उद्देश्य के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, जो लोग इस शक्ति के साधक हैं उनको इस बात को समझना होगा कि आप केवल ईश्वरीय प्रतिमा की ही पूजा नहीं करें, आप जो धरती की शक्ति है उसको भी समझें, उसको भी कंट्रोल नहीं करें, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो फिर देखिए ये सृष्टि ही बदल जाएगी। रूपम जी अपने कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, और रही बात शक्ति की और पत्रकारिता को कंट्रोल करने की, यानी कि हम जो अभी शक्ति के रूप में लगातार अपनी भागीदारिता दिखा रहे पत्रकारिता के क्षेत्र में, डेफिनेटली कि हमें कंट्रोल करने की पूरी मतलब कायनात लगी रहती है, लोग लगे रहते हैं कि बस आप कंट्रोल करो, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, अरे बहुत बोल रही है, क्यों बोल रही है। तो कहीं ना कहीं हम सभी परेशानियों के दौर से गुजरते हैं। पर कोई महिला, पत्रकार महिला बहुत अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके साथ, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, उनके साथ बहुत सारी बातें जोड़ दी जाती है। अच्छा इनके पीछे ये लोग खड़े हैं, इनके पीछे ये लोग खड़े, जबकि कोई भी महिला या कोई भी शक्ति अपनी कठिन परिश्रम के वजह से विभिन्न झंझावतों को झेलकर, विभिन्न डिफरेंट परिस्थितियों को झेलकर तटस्थ होकर अपनी बातों को रखने की कोशिश रखती है। और रही बात देवी, तो देवी हम 9 दिन दुर्गा को पूजा करते हैं, साल में 9 दिन याद करते हैं।
लक्ष्मी को याद करते हैं, सरस्वती को याद करते हैं, लेकिन जो घर में लक्ष्मी है, जो घर में सरस्वती है, जो घर में दुर्गा है, उनको हम हमेशा से अनादर करते हैं। और रही बात समाज में, आप जिस विषय में बात कर रही हैं कि अगर हम पुरुष सत्ता की बात करें, क्योंकि अब हम भागीदारी के 50 मतलब हम 50% हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो डेफिनेटली अब हम अपने डिसीजंस लेने में सक्षम हैं, और हमारी जो भी पत्रकार महिला है और जो समाज के लोग हैं, जो महिलाएं, नॉट ओनली पत्रकार, समाज की जो महिलाएं हैं, वो तटस्थ होकर अपनी बातों को रखने में सक्षम है, लंबी से अपनी बातों को रखने की कोशिश करनी भी चाहिए। बिल्कुल, और ये कोशिश निरंतर जारी रहती है जब हम शक्ति की उपासना भी करते हैं और शक्ति को आत्मसात भी करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान पीढ़ी को भी हम जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और पत्रकारिता में अब महिलाएं अपना करियर ज़्यादा देख रही हैं। ऐसे में क्योंकि हमारे साथ 3 नवीन पत्रकार कहे जा सकते हैं, वागीशा, मीनाक्षी और वैष्णवी। वागीशा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि देखिए पत्रकारिता केवल एक आपके लिए करियर नहीं है, एक करियर ऑब्जेक्टिव उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, आप भी एक शक्ति हैं, और इस शक्ति को और पत्रकारिता को आप किस तरह से समेकित रूप से अपने अंदर लेकर चलती हैं? बिल्कुल, देखिए लावनी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से हम पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ सपना लेके हम छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में आए हैं, लेकिन जिस तरह से हम पहले की पत्रकारिता देखते थे, लावनी जी, मैं आपको भी देख रही हूँ, काफ़ी लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जो आपने किया, हमें लगता है कि वो करने में हमें समय लगेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आधुनिक क्षेत्र की यदि बात करें तो अब पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए चेहरे, नए नए बच्चे अब शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया हो गया है, मोजो जर्नलिज्म हो गया है, तो चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आज जिस तरह से 9 दिन चल रहे हैं, माँ दुर्गा का दिन है, इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से महिला घर की लक्ष्मी होती है, और एक कहते हैं कि महिला के बिना घर अधूरा है, घर बिल्कुल सूना सा लगता है जब घर में महिलाएं नहीं होती है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि महिलाओं पर किस तरह से हमारे देश में अत्याचार हो रहे हैं। हर कोने कोने में हम यदि जाएं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी पत्रकार मिलकर हम साथ आएं और सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आज हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी आगे हैं। आपने भी सही कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आज महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो हम सभी को मिलकर ये कदम उठाना चाहिए कि हम हर एक नारी, एक दूसरी नारी का सम्मान करें और रक्षा करें। बिल्कुल, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे के लिए तत्परता, और उस शक्ति उपासना का ये पर्व हमें इन तीनों की प्रेरणा देता है। तत्परता भी है, एक दूसरे का साथ भी है, समर्पण भी है, विकास भी है। साथ ही साथ मीनाक्षी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने भी अभी पत्रकारिता में नया नया कदम रखा है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपका जोश देखती हूँ, वो शक्ति देखती हूँ, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? शक्ति उपासना का पर्व है और आप भी एक शक्ति स्वरूप हैं। मैं मानती हूँ लावनी जी कि जो एक औरत होती है उसमें कई सारे भाव होते हैं, एक संवेदनशील होती है वो, और वो चीज़ों को बारीकता से जल्दी भांप लेती है। तो ये चीज़ पत्रकारिता में बहुत ज़रूरी होती है। एक तो संवेदनशील अगर इंसान नहीं होगा तो वो दूसरे के दर्द को नहीं समझेगा और वो गहराई से नहीं लिख पाएगा। जब हम सामने वाले के दर्द को समझते हैं और परिस्थिति को समझते हैं तो हम उसे अच्छे से लिख पाते हैं और उसे अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। दूसरी बात कि अगर आप बारीकी से सारी चीज़ों को देख सकते हो तो आप उसे बारीकी से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि खबरें होती हैं या कोई भी घटना होती है उसको लेके भ्रम बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में रोष हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अप्रिय होती हैं। तो उसको एक समझने की शक्ति मुझे लगता है कि एक महिला में ज़्यादा होती है। तो इसलिए ही हमने ये पत्रकारिता में आना
समझा जरूर। यानी कि आप ये स्पष्ट रूप से है कि महिला जो कि सृष्टि की जनक भी कही जाती है और इसीलिए उसके अंदर ये इनबिल्ट होता है। रूपम आपके पास, काजल आपके पास आते हुए, ये इनबिल्ट होता है महिलाओं में, परिस्थिति को समझ लेना, भाप लेना और उसके अनुसार आगे के कदम को रखना। माँ शक्ति का स्वरूप नारी को कहा जाता है और माँ शक्ति ने भी परिस्थिति को समझते जानते हुए जिस तरीके से महिषासुर का मर्दन किया था, आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से ऐसी दानव रूपी घटनाएं हैं जिनका खात्मा महिला पत्रकार अपने कलम के माध्यम से या अपने संचालन के माध्यम से निरंतर कर रही हैं। काजल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, हमें इस मंच के माध्यम से जोड़ा गया। और जिस तरह से महिषासुर का वध किया था देवी माता ने, उसी तरह से हमें भी समाज से लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह से समाज है, हम एक प्रगतिशील देश है, हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। अगर महिलाओं को और पुरुषों को उतना ही आजादी दी जाएगी, उतनी ही चीजें दी जाएंगी जितनी उनके पास महिलाओं को दी जाती, जितनी पुरुषों को दी जाती। जितनी पाबंदी महिलाओं को है उतनी पाबंदी अगर पुरुषों को भी दी जाए तो शायद हम बहुत पिछड़ जाएंगे। लेकिन अगर जितनी आजादी पुरुषों को मिल रही है उतनी ही अगर महिलाओं को मिलेगी तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम एक बहुत जल्द ही डेवलप्ड कंट्री बन जाए, क्योंकि हमारा देश जो है अभी सिर्फ विकास कर रहा है, विकास की राह पर है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत हमारा देश आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के 19A, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A के तहत ही काम कर पा रहे हैं। पत्रकारिता के लिए अलग से कोई भी कानून, कोई भी नियम हमारे देश में तो नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा बॉन्डेज में भी है और फ्री है सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए। दिव्या, क्या आपको लगता है कि अभी और स्वतंत्रता की जरूरत है? क्योंकि आप भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और जिस क्षेत्र की आज हम बात कर रहे हैं उसमें ज्ञान तो है ही है, लेकिन ज्ञान के साथ एक शक्ति भी होनी चाहिए। और जब ज्ञान और शक्ति का मिलन होगा तब जाके हम उस सत्य को दिखा पाने में सक्षम हो पाते हैं, जिस सत्य से आगे की दिशा और दशा का निर्धारण होता है। दिव्या। मुझे लगता है कि शायद दिव्या जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं वैष्णवी से ये प्रश्न करना चाहूँगी कि क्योंकि वैष्णवी आपने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी नया कदम रखा है और चुनौतियां हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, आपने अन्य देवियों को भी सुना, उनका कहना है कि स्वतंत्रता अभी और मिलनी चाहिए। लावनी जी, जैसे मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो पॉजिटिविटी में जहां पर दंगे हो रहे हैं वहां पे जो औरतें हैं, जो महिला पत्रकारिता हैं, वो आगे जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको आगे भेजा जा रहा है, डट के सामना कर रही हैं, वो खड़े होकर अपनी पूरी रिपोर्ट दे रही हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं महिलाएं की दुश्मन बन रही हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको रोक रही है। और जैसा कि आपने बोला कि अभी और उनको मतलब स्वतंत्रता की ज़रूरत है, बिल्कुल स्वतंत्रता की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो महिलाओं को लेकर अत्याचार है वो रुक नहीं रहा है। चाहे तो वो एक बंद कमरे में, एक घर में देख लिया जाए या फिर बाहर के क्षेत्रों में देख लिया जाए, हर जगह उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं 90 में, मतलब 100 में से 60% मामले ऐसे आते हैं जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता ही है। लेकिन लावनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब महिलाएं अपने लिए खड़ी हो रही है और अपने लिए लड़ रही है, और वो इतना सक्षम बन रही है कि वो अपनी उस लड़ाई को जारी रखे। और ये तो हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। तो शक्ति तो हर क्षेत्र में अपना काम कर रही है, चाहे वो मीडिया क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब सच में सही मायने में वो शक्ति काम तो कर रही है, और शक्ति को अब वो आवाज़ भी मिल चुकी है। अपने लिए खड़ी होती है महिला, अपने लिए बोलती है महिला, और ये उसी शक्ति का परिचायक है। दिव्या, आपको अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो शक्ति उपासना का ये पर्व मन रहा है, और पत्रकारिता की ये 9 शक्तियाँ हमारे बीच, आप लोग, मैं और आप, हम सभी उपस्थित हैं। ये शक्ति किस तरीके से आपके रूप में, अब हम समझना चाहेंगे, आप किस तरह से लेती हैं इस उपासना को और इस शक्ति को? सामंजस्य कैसे है आपके लिए? देखिए, पहले तो नवरात्रि की सभी को बधाई। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि दुर्गा की जो शक्ति है
उससे सभी लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। और हम सभी जानते हैं जिस तरीके से दुर्गा माता की 8 भुजाएं हैं और वो सभी भुजाएं मिलकर एक साथ काम करती हैं, यानी कि एक से अधिक काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत में भी हम इससे सीखते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो देश की, इंडिया की बात की जाए। जी दिव्या, माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज The हम calling has applied for absentee service. दिव्या, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करती हूँ हमारे साथ, क्योंकि अनीता जी और रूपम जी हैं। अनीता जी, आपके पास आते हुए, देखिए ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी का जोश, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, वो सामंजस्य, वो संतुलन नजर आता है। लेकिन जब हम शक्ति उपासना की बात करते हैं, जब हम समर्पण की बात करते हैं, जब हम वर्तमान में जिस शक्ति उपासना की हम बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा ने भी बहुत सारे तत्वों को अपने अंदर लेकर महिषासुर का वध किया था। आपको क्या लगता है कि वो संपूर्ण तत्व जो है, वो संपूर्णता आज की तारीख में जो महिला पत्रकार हैं वो संपूर्णता समेटे हुए हैं, या फिर इस पर्व से हमें सीख लेनी चाहिए कि संपूर्णता ली जाए और फिर उस हथियार के साथ आगे बढ़ा जाए? अनीता जी। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगी, क्योंकि इसको समझने के लिए हमको अपने शास्त्रों के बीच में जाना पड़ेगा और उनसे परिभाषाओं को, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द देवी है, कि हम जब देवी की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सबसे सुना कि देवी ने महिषासुर मर्दिनी, बस वही नाम याद रखते हैं। लेकिन पहले दिन से याद थी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडित चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमादिति, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि। तो सप्तम काल रात्रि के बाद दुर्गा आती है। समझिए कितने सारे गुण अपने अंदर छिपाए हुई है माँ। प्रथम शैलपुत्री है, चट्टान की तरह तटस्थ खड़ी है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, पूरे ब्रह्मांड पे विचरण करके अपने बच्चों की देखभाल करती है, उस पे अपनी नजर बनाए रखती। तृतीय चंद्रघंटेति, रात्रि में भी वो अपने आप को शांत नहीं रहने देती हैं, अपने इंद्रियों को, अपनी भुजाओं को वो जागृत रखती हैं, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सकें और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकें। वो कात्यायनी के रूप में पूरे ब्रह्मांड को जहाँ पे वो फलित फुलित कर रही हैं, वहीं ब्रह्मचारिणी बन के सबकी रक्षा कर रही हैं। तो आप समझिए कि माँ का ये सारा रूप हम भूल जाते हैं, और दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जो है, नहीं, मेरा प्रश्न इसीलिए संपूर्णता पर था, क्योंकि मैं उसी संपूर्णता की बात कर रही थी। मैं अपने सारे यंग पत्रकारों को सुन रही थी, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो दुर्गा मतलब सिर्फ और सिर्फ महिषासुर मर्दिनी समझ रही है। सिर्फ महिषासुर ये ताकत तो आपके अंदर, जब आप इस धरती पे आई तब से है। आप तो जिस दिन आप ठान लेती हैं कि मुझे ये करना है, कोई आपको रोक नहीं पाता है। बिल्कुल। क्यों लड़कियों को सहनशील बनाया जाता है? क्योंकि उनकी जो जुनून है, उनकी जो जिद है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में तटस्थ होती है। जिस दिन वो ठान लेती है वो कर देती है, इसलिए उनको सर्व गुणों से संपन्न किया गया है। आप समझिए, सृष्टि ने जब रचना की तो 2 अंग उनको एक्स्ट्रा दिए। एक जिससे प्रजनन होता है, प्रोड्यूस कर सकती है, पूरे ब्रह्मांड को वो चला सकती है। जब वो प्रजनन बंद हो जाएगा, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और दूसरा सृजन वही कर सकती है। वो मातृत्व दे सकती है, वो दूध पिला सकती है। जो लैक्टिक ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है जी। तो आप समझिए कि कितनी संपूर्णता है, कितना उसको बताया गया है कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप भावावेश में आके, जिम्मेदारी बड़ी है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिम्मेदारी बड़ी है, और जिम्मेदारी बड़ी है इस सृष्टि से जुड़ी हुई जिम्मेदारी। रूपम, आपके पास आते हुए, अनीता जी ने बड़े विस्तार से संपूर्णता को समझाया, लेकिन जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तो हम भावों को भी लेकर चलते हैं। क्या आपको लगता है कि आज की पत्रकारिता में वो भाव भी नजर आ रहे हैं, महिला पत्रकारों में वो भाव नजर आ रहे हैं? क्योंकि संपूर्णता तो भावों को लेकर भी होती है। रूपम, बिल्कुल, जो समय चल रहा है कहीं ना कहीं हम, विनीता, जहां हम खड़े हैं और जो अभी समय चल रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सब में लगी रहती है। जैसा कि हमारी एक बहुत ही यंग पत्रकार बहन कह रही थी कि हम नारियों को एक होने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर भाव बहुत मायने रखता है। भाव कुटिलता का हो, जो समाज में हमें फेस करना पड़ता है,
भाव अगर हमारे आसपास अच्छा वातावरण मिलता है तो निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां तक महिला पत्रकारों की बात है, तो निश्चित ही तौर पर हमें मैं बार बार कह रही हूँ, हमें बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। हम भीड़ में जाकर पत्रकारिता करते हैं, मैं खुद भी मंचों पर खड़ी रहती हूँ, हजारों लोग खड़े रहते हैं, मैं बिल्कुल शून्य, दिमाग मेरा बिल्कुल उस समय बस मेरा फोकस मेरे काम पर रहता, बिल्कुल शून्य कि मुझे कोई देख रहा है, मेरे विषय पे कौन क्या सोच रहा है। इन बातों को अपने काम को तटस्थता से करते हैं। और रही बात नारी की, तो नारी अपने आप में ही संपूर्ण है, और जब नारी की दुर्गा के रूप की बात होती है, बिल्कुल 108 दुर्गा माँ के नाम को कहे गए, 132 नाम कहे गए हैं, तो नारी अपने आप में संपूर्ण ही है, और बस कोशिश करने की जरूरत है। बिल्कुल, और एक नारी अपने आप में संपूर्ण है, एक बस महिला बिल्कुल नारी को उस नारित्व और संपूर्णता दोनों को समेटने की जरूरत है, दोनों को समझने की जरूरत है। अंशुल मजुमदार जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं और 9 देवियों का ये पूरा पैनल अब कंप्लीट हो चुका है। अंशुल, हम क्योंकि शक्ति उपासना पर्व मना रहे हैं और हम हर रोज हर क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं को और महिला शक्ति को इस पर्व के माध्यम से उसके पीछे छुपे हुए उद्देश्य जो निहितार्थ हैं उसको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद एक पत्रकार हैं, पत्रकार के रूप में अपने आप को इस शक्ति उपासना पर्व से आप कैसे जोड़ती हैं? जी, पहले तो आप लोगों को इस पर्व की बहुत सारी बधाई, और दूसरी, जैसे दुर्गा जी का स्वरूप है जो हमेशा हमें एक पावर और स्ट्रेंथ को दिखाता है, तो मैं सबसे ज़्यादा समझती हूँ कि महिला अपने आप में एक बहुत सशक्त है, क्योंकि उनकी जो मैनेजरियल पावर होती है वो आपने देखा है कि पहले ज़माने में जब औरतें बाहर काम नहीं करती थी, घर की हर एक चीज़ वो मैनेज करती थी, और आज एक समय आ गया जब वो घर बाहर दोनों बराबर देख रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, जो उनके इतने सारे रूप है जो हर तरह के काम को कर सकता है। वो पावर, वो स्ट्रेंथ हमें मतलब माँ दुर्गा से ही मिला है कि हम वैसी चीज़ें मैनेज करने की शक्ति, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों मैनेज, जैसे मेरा खुद अभी बच्चा हुआ है 8-9 महीने पहले, मैं घर भी देख रही हूँ, ऑफिस भी देख रही हूँ, और बहुत अच्छे चीज़ों से अच्छे तरीके से देख रही हूँ, और इसमें मेरे ऊपर भी कुछ महिलाओं का ही रोल है जिनकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। मेरी माँ है, मेरी सासू माँ है, तो वो लोग जो है उनका जो वो पावर है, ये लोग खुद दुर्गा की स्वरूप है, इसलिए उन्होंने ये मुझे पावर दिया है कि मैं आगे बढ़ के चीज़ों को आगे लेके जाऊँ, जो मेरे एम्स एम्बिशन है मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो ये हमारी जो पहले की जनरेशन है वो खुद माँ दुर्गा का स्वरूप है, तभी उन्होंने हम जैसे लोगों को पैदा किया है और हमें वो शिक्षा दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही, क्योंकि ये तो परंपरा चली आ रही है, लेकिन परंपरा का निर्वहन, बागिशा, परंपरा का निर्वहन, हम परंपरा का निर्वहन करते हैं जब हम किसी पूजा पद्धति से गुजरते हैं, हम किसी पर्व को मनाते हैं, किसी उत्सव को मनाते हैं। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से पूजा उपासना का दौर चल रहा है, हम कह रहे हैं कि हम परंपरागत रूप से तो मनाते आ रहे हैं, लेकिन उस परंपरा के पीछे के उद्देश्य क्या वाकई हम उसको अपने अंदर ले पाए हैं, या सिर्फ ये 9 दिन नवरात्र के और बाकी के जो दिन हैं उनमें हम दूसरे तरीके की चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं? आपको लगता है कि क्या उस चीज़ को हम आत्मसात कर पाए हैं जिसे लेकर ये पर्व मनाया जाता है? बिल्कुल, देखिए इस पर्व की बहुत सारी खास बातें हैं। पूरे देश में ये त्यौहार मनाया जाता है, माँ दुर्गा का त्यौहार है, और जिस तरह से हमारी तमाम सहयोगी बता रही महिलाओं को लेकर कि सभी महिलाएं एक लक्ष्मी का रूप होती है, माँ दुर्गा का रूप होती है। तो मुझे लगता है कि 9 दिन ही नहीं बल्कि 365 दिन हमें वही काम करना चाहिए। माँ दुर्गा से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। उन्होंने तमाम वो बातें हैं, तमाम वो मैनेजमेंट माँ दुर्गा ने भी किए हैं, चाहे घर की बात हो, ऐसे ही हम लोगों को भी 365 दिन वही चीजें मैनेज करनी चाहिए, चाहे घर की बात करें, हम बाहर की बात करें। तो ये शक्ति माँ दुर्गा से ही मिलती है लावनी। बिल्कुल, शक्ति माँ दुर्गा से मिलती है। और दिव्या, क्योंकि आपकी उस वक्त आवाज बीच पे रुक गई थी, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ, आपके मन की बात को पूरा करें। मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि माँ दुर्गा की शक्तियों के बारे में हम सबको पता है, बखूबी सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी एक पत्रकार बहन ने साफ तौर पर कहा कि घर को भी मैनेज करना है और ऑफिस को भी मैनेज करना है, दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है एक महिला बहुत अच्छे से जानती है। वही दुर्गा की शक्ति की बात की जाए तो जिस तरीके से पहले मैं बात कर रही थी तो वो बात मेरी अधूरी रह गई थी, उसको मैं दोबारा पूरा करना चाहूंगी कि जिस तरीके से दुर्गा माँ के 8 भुजाएं हैं और वो अपनी 8 भुजाओं से अलग अलग शक्तियां दिखाती हैं, अलग अलग काम करती है, उसी तरीके से हम महिलाओं को भी
नारी को भी ये सीखना चाहिए कि एक समय में वो एक से अधिक काम कर सकती है, और कभी भी नारी को किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। जब हम जमीन पर उतरकर काम करते की तरफ से हमें नेगेटिविटी भी मिलती है, लेकिन उसको भी दरकिनारे करते हुए लगातार हम फील्ड में काम करते रहते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइम भी बहुत ज्यादा इशू, टाइम को भी लेकर हमें अक्सर महिला है तो इशू आता ही है कि घर जल्दी जाना है, देर तक रात को काम नहीं कर सकते, सुबह जल्दी आ सकते हैं लेकिन रात को देर तक नहीं रुक सकते। लेकिन उन सब बातों को भी छोड़ते हुए मैंने खुद अपनी लाइफ में इतनी बार रात को 12 बजे 1 बजे भी काम किया है, ये ना सोचते हुए कि कैसे काम होगा, या फिर एक लड़की हूँ तो बाहर इतनी रात को कैसे चुनौतियां होती हैं। मैं जो मेरी यंग जर्नलिस्ट हैं मैं उनके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अनीता जी आपके पास आते हुए, देखिए चुनौतियां होती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार जो महिला पत्रकार हैं, अब तो देखिए रात में भी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग का कोई टाइम नहीं है, पत्रकारिता का में अभी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी ये देखा जाता है कि अगर कोई महिला रिपोर्टर रात के समय रिपोर्टिंग करना चाहती है तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर उसके घर के लोग, उसके परिवार वाले चिंतित होते हैं। तो एक जो दानव हमारे समाज में है वो किस तरह से चुनौती बना हुआ है और उस चुनौती से निपटने के लिए हमें किस शक्ति का जागरण अपने अंदर करने की आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है इस शक्ति उपासना पर्व में उस शक्ति को भी खोज लेना चाहिए और अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। अनीता जी। जी बिल्कुल, देखिए जब रण क्षेत्र में थी तो हम जब पत्रकार बन के हर दिन फील्ड में जाते हैं और लोगों की बाइट लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं, वो मर्दों की दुनिया होती है जिसमें कुछ लड़कियां नजर आती हैं जिनको धक्के खा के भी, क्योंकि भीड़ होती है उसके बीच में घुसकर आपको भी उसी रफ्तार से काम करना होता है जिस रफ्तार से कोई लड़का बाइट लेकर, वरना आपसे चैनल पूछेगा कि आपकी बाइट कहाँ गई, आपकी माइक आईडी पे बाइट क्यों नहीं है। तो वो रण क्षेत्र है। रण क्षेत्र में क्या दुर्गा को रेड कारपेट मिला था? नहीं मिला था। वहां भी तो उनके लिए वो सारी चुनौतियां थी, जहां रक्त बीज जैसे लोग पैदा हो रहे थे और उनका संहार कर रहे थे। तो ऐसे में आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस जो है, और सबसे पहले कि हमें अपने आप को भी नियंत्रित करना पड़ता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे एक बहुत अच्छा सेंस भी दिया है भगवान ने हम लोगों को, हम पहचान जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो कौन मेरे फेवर में नहीं है, हम उसको इग्नोर ना करें। और उसके समय में जब उस तरह की चीजें हमारे सामने आए तो बिल्कुल अपने चेहरे पे वो स्टिफनेस लाए जो काली और दुर्गा लाई थी। उस समय दुर्गा ही बनने की जरूरत है। यानी आपके हाव भाव से ही सामने वाला दानव आपसे घबराए, उस हाव भाव को ही लाने की जरूरत है। मीनाक्षी और वैष्णवी, आपके मन में क्या चल रहा है, जल्दी से जरा साझा कर दीजिए। मीनाक्षी। लावनी, मैं आपको बता दूं कि ये सब सुनकर जो अभी अनीता जी ने बताया है, इससे मुझे लगता है कि महिला जो पत्रकार होती है उनमें पैनी नज़र की बेहद ज़रूरत होती है। मतलब पैनी नज़र होना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे कि वो खुद को भी सुरक्षित रख सके और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सके। वैष्णवी। काली माँ का स्वरूप लेना जरूरी है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा सामने जो दानव है वो हमारे साथ कुछ करेगा तो हमें उसी तरीके से अपना रूप दिखाना चाहिए जिससे वो हट जाए। काली माँ का रूप लेना बहुत ज़रूरी है। और आज तो काली रात्रि का दिन भी है। और देखिए ये बातें हमारी नवीन पत्रकार बंधुओं जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारी सहेलियां जुड़ी हुई हैं, उनके मन की बात निकल कर आ रही है। अनीता जी, आप भी सुन रही होंगी। रूपम जी, चलते चलते एक आखिरी संदेश, क्योंकि ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारी ऐसी महिला पत्रकार बहनें हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही हैं। शक्ति उपासना का हम पर्व मना रहे हैं और इस पर्व के निहितार्थ उद्देश्य जो है हर किसी नारी के अंदर उस नारीत्व के रूप में है, उसे जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। रूपम। ये है कि हम सभी को एक रहने की आवश्यकता है। हम सभी में जो मतभेद उत्पन्न किया जाता है उससे दूर रहने की आवश्यकता है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनको एक साथ लेकर चलेंगे, वो हमें समझेगी, तो निश्चित तौर पर बाहरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाहरी ताकत हमारा तब तक और दुर्गा माँ का भी यही जी। समय की कुछ सीमाएं हैं, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन इतना जरूर है, अब सभी के मन से जो बातें आज निकली हैं उसमें एक बात तय है, जब हम एक साथ चलेंगे, जब हम एक हो जाएंगे, जब हम मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस दानव का अंत जरूर होगा
जिस दानव का अंत सदियों पहले माँ दुर्गा ने किया था, वो दानव आज बहुत रूपों में हमारे साथ है। कुछ दानव हमारे अंदर भी हैं। इसलिए जब आप शक्ति उपासना करें और अपने आप को शक्ति का पर्याय बताएं तो अपने अंदर के दानव को भी नष्ट करने की कोशिश जरूर हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे बीच जुड़ने के लिए, अपनी मन की बात हमसे साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ 9 देवियों को अब यहीं समाप्त करते हैं। 9 देवियों का ये क्रम आगे भी जारी रहेगा अभी, क्योंकि पर्व शक्ति उपासना का ये पर्व संपन्न नहीं हुआ है। इस पर्व में अभी बहुत कुछ जुड़ना बाकी है, बहुत कुछ जोड़ेंगे, बहुत कुछ समझेंगे अपने 9 देवियों के माध्यम से। लेकिन आज के लिए बस इतना, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।